बच्चों, आज हम सब प्रेमचंद के फटे जूते का अध्ययन करेंगे, जिसको लिखने वाले हरिशंकर प्रसाई जी सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। उनका जन्म 22 अगस्त सन 1922 को मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जनपद के जमानी नामक गांव में हुआ था। परसाई जी को आरंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में ही हुई। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया। कुछ समय तक अध्यापन कार्य करने के उपरांत सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। उनके द्वारा निकाली गई वसुधा पत्रिका की काफ़ी सराहना हुई और सन 1995 में उनका निधन हो गया। उनकी कृतियाँ ऐसी थी कि वह व्यंग्य लेखकों में उनका नाम सबसे आगे था। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये उनकी कहानियाँ थी। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उनके उपन्यास थे। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये उनका व्यंग्य संग्रह था। ठीक उन्हीं सभी संग्रहों में से हमें आज एक पाठ का अध्ययन करना है, जिसका नाम है प्रेमचंद्र के फटे जूते। इस व्यंग्य में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। आप देख रहे होंगे प्रेमचंद जी का एक चित्र आपके सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। कौन है ये वही महान कथाकार, महान उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। कनपटी क्या होती है? कनपटी जो कान के बगल का भाग होता है, वो कनपटी कहलाती है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद क्या होते हैं? फीते। बेतरतीब मतलब अव्यवस्थित रूप से, बेढंगे तरीके से। आप जब देखते होंगे अपने घरों में भी, जब भी किसी भी वस्तु का सही से इस्तेमाल नहीं होता तो वह बेकार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब जो उसका बंद के सिरों की लोहे थी, उसकी पतरी निकल जाती है और छेदों के बंद में डालने में परेशानी होती है। अब कैसे भी करके वह जूते बांध लिए जाते हैं। प्रेमचंद के दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा सा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। लेखक कहता है कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, प्रेमचंद जी का जीवन जो था वो भावों में ही बीता। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका व्यक्तित्व बाहर भीतर जैसा भी था एक समान था। उन्होंने समाज में व्याप्त व्यर्थ की मान्यताओं को ध्वस्त किया। उन्हें किसी मान्यता को, किसी रूढ़िवादिता को नहीं माना, किसी ढोंग को नहीं माना, किसी दिखावे को नहीं माना। वे रुकावटों से बचकर नहीं, उनसे लड़कर आगे बढ़ते थे। शायद इसी कारण उनका जूता फट गया था। ठोकरे मारते मारते, दूसरों को रास्ते पर लाते लाते। प्रेमचंद जी स्वाभिमानी थे। उन्होंने किसी से कोई चीज़ मांग कर प्रयोग नहीं की। शायद इसीलिए जब वो जो है फोटो खिंचाने बैठे हैं तो फटे जूते पहन कर बैठे हैं। सभी लोग देखते होंगे, आप भी जानते होंगे कि फोटो खिंचाने के लिए तो क्या क्या नहीं करते।
कोट बेल्ट पैंट टाई सब कुछ लगा के खड़े होते हैं, लेकिन इनके अंदर दिखावे का कोई भाव नहीं था। आगे क्या कहते हैं, लेखक कहता है, मैं चेहरे की तरफ देखता हूं, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। तुम्हारा जूता क्या हो गया है, फट गया है। कहने का मतलब ये है कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो उनको साहित्यिक पुरखा कहा गया है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उनका जूता फटा है और उनकी उंगली बाहर दिखाई पड़ रही है। वे बनावट से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। वे वास्तव में जैसे थे वैसे ही दिखना चाहते थे। वे अपनी वेशभूषा का कम ही ध्यान रखते थे। प्रेमचंद जी बड़े ही स्वाभिमानी थे। अगर वो चाहते तो अपनी उस कमी को छिपा सकते थे। कैसे? अपनी धोती को थोड़ा सा नीचे खींचकर, उनकी उंगली ढक जाती। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें बनावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। कौन कह रहा है? लेखक। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। प्रेमचंद का जो जीवन था वो आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त था। उनका मन दुखी था। उनकी स्वाभाविक मुस्कान दुखों के नीचे कहीं दब कर रह गई थी। वे दुखी होने पर भी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने मुस्कान को धीरे धीरे खींच कर लाने की कोशिश की होगी। प्रेमचंद अपनी धोती को यदि थोड़ा सा नीचे की ओर खींच लेते, अर्थात कहने का मतलब यदि अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से थोड़ा सा समझौता कर लेते, तो फटे जूते की जगह नया जूता और उनकी अंगुली ढक जाती। कहने का मतलब वो किसी से मांग भी सकते थे और उसको ढक भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है। क्या कर रहा है? फटे जूते पहनकर फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। अरे फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाते से क्या बिगड़ जाता? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी माने दुख की बात है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे दुख को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। प्रेमचंद स्वेच्छा से फोटो नहीं खिंचवाना चाहते थे। शायद उनकी पत्नी ने फोटो खिंचवाने की जिद की होगी, जिसे प्रेमचंद टाल ना सके होंगे। प्रेमचंद अपने समय की ख्याति प्राप्त लेखक थे। तत्कालीन सामाजिक अवस्था का अत्यंत मार्मिक चित्रण करने वाले इस महान साहित्यकार के पास फोटो खिंचाने के लिए एक जोड़ी अच्छा जूता न होना लेखक के लिए एक बहुत दुख की बात है। लेखक बहुत दुखी है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। लेखक कहता है तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। अरे समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से बर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। शायद तुम्हारी बीवी कम सुंदर हो, उसकी बीवी ज़्यादा सुंदर हो। लोग ऐसा भी करते हैं कि उसकी बीवी मांग करके उसके साथ फोटो खिंचा लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बना। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते।
लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। लेखक का कहना है कि जो प्रेमचंद जी हैं वे चाहते तो दूसरे लोगों से फोटो खिंचाने भर के लिए ही जूता मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी कोई आवश्यकता नहीं मानी क्योंकि उन्हें दिखावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं था। लोग दूसरों से क्या क्या मांग लेते हैं, कपड़े, जूते, कोट, सूट तक फोटो खिंचाने के लिए मांग लेते हैं। बारात के लिए मोटर गाड़ियां मांग लेते हैं। अपनी बीवी सुंदर न होने पर दूसरों की बीवी तक मांग कर फोटो खिंचाते हैं। लेकिन हमारे महान कथाकार प्रेमचंद जी ने ऐसा नहीं किया। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का बच्चों मतलब यह है कि टोपी और जूते के मूल्य में यह संबंध रहा है कि टोपी की कीमत सदैव जूते की कीमत से कम रही है। जब टोपी 8 आने की थी तब भी जूते का मूल्य 5 रुपए से अधिक था। इस जूते और टोपी के माध्यम से उस समाज पर व्यंग्य किया गया है जिसमें गुणवान लोगों की तुलना में ताकतवर लोगों की स्थिति उच्च रही है। ताकतवर लोगों के समक्ष ज्ञानी लोगों को भी सिर झुकाना पड़ता है, अर्थात गुणवानों को कमतर आंका गया है। यहाँ टोपी को सम्मान का प्रतीक माना गया है और जूते को अधिकार या सामर्थ्य का प्रतीक माना गया है। व्यंग्य यह है कि आज शक्तिशाली व्यक्ति के चरणों में अनेक लोग झुकते हैं और अपना स्वाभिमान भुलाकर दूसरे के जूतों पर कुर्बान होने को प्रस्तुत रहते हैं। इसलिए जूतों की कीमत बढ़ गई है। लेखक पुनः कहता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है जो ऊपर से अच्छा दिखता है। अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका भाव यह है, इसमें व्यंग्य यह छिपा हुआ है कि यहाँ लोगों की छिपाने की प्रवृत्ति है। लोग अपनी बुराइयों को छिपा कर रखते हैं, पर प्रेमचंद का स्वभाव ऐसा नहीं था। वे जैसे बाहर थे वैसे भीतर भी थे। वे जैसे बाहर थे वैसे ही भीतर भी थे। उनका जो कहने का तात्पर्य था यही था। वे अंदर से कितना भी धनहीन हैं, पर लोगों को अपनी विमनता नहीं दिखा रहे हैं। कौन? लेखक कितना भी धन से हीन है, विपन्न है, विपन्नता के अभाव में जी रहा है, लेकिन अभाव में जी रहा है, विपन्नता में जी रहा है, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं रहा है। लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं हैं। वो जैसे हैं वैसे ही सबके सामने उपस्थित हैं। आगे क्या कहते हैं? तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खींचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है उसका?
कौन सी मुस्कान है या? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? ये जो होरी, नील गाय, हल्कू, सुजान भगत, ये सब देख रहे हैं, ये प्रेमचंद जी की कहानी और उपन्यास के चरित्र हैं, उनके किरदार हैं। जो किरदार निभा रहे हैं वो उनके नाम हैं। कहें क्या ऐसा हो गया जो तुम हंस रहे हो, मुस्कान व्यंग्य कर रहे हो? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। वाह मेरी जनता के लेखक, या मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? तगादा मतलब जो लोग बार बार मांगते हैं, उधारी, कि कोई ले गया है सामान और उसका पैसा नहीं दे रहा है। बनिया जानते होंगे, किराने वाले, फार्चून वाले। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है बल्कि घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। यहाँ पर एक बात जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि जो कुंभन दास जी थे, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप कवियों में भी से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए थे। इसी संदर्भ में यह पंक्ति कही गई है। ये कृष्ण को मानते थे। वही कह रहे, आवत जात पन्हैया घिस गई, मतलब आते जाते, पन्हैया मतलब मेरा जूता घिस गया, और बिसर गयो है नाम, और ईश्वर का नाम भूल गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था क्योंकि उन्हें बुलाया गया था। उन्हें बादशाह अकबर ने बुलाया था और ऐसे बुलाने वालों के लिए उन्होंने क्या कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं तिनको करबो परे सलाम। जिनको देखने भर मात्र से ही दुख उपजता है उसको सलाम करना पड़ता है। आगे क्या कहते हैं, चलने से जूता घिसता है फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? लेखक पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है प्रेमचंद जी से। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार कर और जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। यहाँ टीले का जो शब्द का अर्थ है वो मार्ग की रुकावटों, बाधा पैदा करने वाले लोगों, सामंतवादी और पुरातन पंथी लोगों के संदर्भ को इंगित करने के लिए, चिन्हित करने के लिए किया गया होगा। प्रेमचंद ने इन्हें ध्वस्त करने के लिए लिखा। यही उन टीलों पर ठोकर मारना था। सुविधाभोगी लेखक उन तत्वों से समझौता कर लेते हैं जो सुविधाभोगी होते हैं। उन्हें सुविधाएं चाहिए, उन्हें रुपये से मतलब होता है। लेकिन प्रेमचंद जी जो हमारे महान कथाकार थे, उपन्यास सम्राट थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रेमचंद का स्वभाव ऐसा था ही नहीं। बच्चों आगे देखेंगे, कह रहे तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टोली से समझ भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूमकर भी तो चली जाती हैं। कह रहे कोई जब नदियां होती हैं वो अपना रास्ता बदल लिया करती हैं, तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसा करने की? लेकिन हमारे प्रेमचंद जी अपने उसूलों पर
चलते रहे। उन्होंने ऐसा कुछ माना ही नहीं। कहते रहिए आप, वो सुनेंगे नहीं किसी की बात। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नियम, वही धर्म, नेम माने नियम वाली कमजोरी। नियम धर्म उसकी भी जंजीर थी। तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। जो नियम धर्म करना एक जंजीर हो जाया करती, वो तुम्हारी जंजीर नहीं, वो क्या थी? वो तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने फाड़ लिया? वह व्यंग्य कर रहे हैं कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। वो सामाजिक बुराइयों पर व्यंग्य करने का संकेत है। प्रेमचंद जिन चीज़ों को बुरा मानते थे उनकी तरफ हाथ की बजाय पाँव की उंगली से इशारा करते थे। यहाँ पाँव की उंगली दिखाना अपमान करने के समान है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। बरकाकर मतलब बगल होकर, छोड़कर। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ। लेखक कहता है मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य समझता हूँ। तुम्हारी व्यंग्य समझता हूँ। जूते पर टोपियाँ न्यौछावर होने का मतलब समझता हूँ। इस भौतिकवादी युग में धनवान को सम्मान के योग्य समझा जाता है। गुणवान की स्थिति समाज में गौण बन गई है। धनवान के सामने झुकना तथा उन्हें सम्मान देना गुणवानों की विवशता बन गई है। आज मैं ये सभी बातें समझता हूँ। लेखक जब देखता है तो प्रेमचंद जैसे उच्च कोटि के साहित्यकार, जिन्हें महान कथाकार, उपन्यासकार और युग प्रवर्तक जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है, उनके पास फोटो खिंचाने के लिए एक अच्छा जूता नहीं है। यह विडंबना लेखक को चुभती हुई प्रतीत हो रही है। उनका व्यक्तित्व कैसा था और वे दिखावे की संस्कृति पर भी व्यंग्य कर रहे हैं। कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी कभी रुकावटों से भागे नहीं, वो उससे डटकर मुकाबला किए, उससे लड़कर आगे बढ़ते रहे। वे स्वाभिमानी थे। उनके अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। तभी तो उन्होंने ऐसा कार्य किया। उन्होंने अवसरवादिता एवं दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया। उनके व्यक्तित्व की सादगी एवं उच्च विचार को आज भी हमें अपने अंदर लाना चाहिए और उनके गुणों और उनकी प्रतिभाओं का समावेश भी अपने अंदर करना चाहिए। सामाजिक विषमताएं पर उन्हीं जूतों द्वारा प्रहार करने के कारण ही उनके जूते फटे होंगे। इसलिए हमें भी आज ये प्रण करना होगा कि आज से हम लोग
जो सामाजिक विषमताएं हैं उन पर जिस प्रकार से हम जिस लायक होंगे, जिस काबिल होंगे, उस प्रकार से उसका डट कर मुकाबला करेंगे। तो बच्चों, आशा है कि आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।